डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हमारा सरफेस फिनिश का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने सरफेस फिनिश के जो टर्म्स है उन टर्म्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसके बाद सरफेस फिनिश के हर टर्म्स किस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है या सरफेस के ऊपर बनने वाले मास्क को क्या कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने लेज के बारे में जाना था। और ये ले कौन से डायरेक्शन में बने हुए रहते उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरेलल ले, परपेंडिकुलर ले। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वेविनेस क्या होता है वो देख लिया। वेविनेस के टाइप्स कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक में क्या होता है, कैसा पैटर्न बनता है, तो एक में टूल की वजह से बनने वाला पैटर्न बताया जाता है या टूल के खराबी की वजह से बनने वाला पैटर्न बताया जाता है। तो दूसरे में जो रफनेस टेक्सचर होता है उसके अंदर मशीन के खराबी की वजह से जो पैटर्न बनता है वो बन जाता है। फिर ये सरफेस फिनिश को कौन से यूनिट से बताया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो माइक्रोन्स में। तो उसके बारे में देखा तो माइक्रोन्स में आरजेड आर ए वैल्यूज हो रहती है। आरजेड किसको रिप्रेजेंट करती है, तो इंचेस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। आर ए वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, तो मिलीमीटर में जो हम लोग या माइक्रोन्स में हम लोग जो बात करते हैं या यूनिट्स को बताते हैं या उसके फिनिशिंग एक्यूरेसी को बताते हैं, उसको आर ए से बताया जाता है मेट्रिक सिस्टम में, और वही आर जेड ब्रिटिश सिस्टम में बताया जाता है। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो सरफेस फिनिशिंग की ग्रेड्स है N1 से लेके N12 तक, उनके बारे में देखा था। उसके ट्रायंगल्स के बारे में देखा था, मतलब हर एक ट्रायंगल किस तरीके से बनाया जाता है, हर एक ट्रायंगल का क्या वैल्यू है, वो कितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, वो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। बराबर है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो उन आर ए वैल्यू में अगर हम लोग बात करेंगे कि समझो एक सिंगल ट्रायंगल है, अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिंगल ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ड्राइंग में तो यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल बताया गया है। वो कौन से रफनेस को दिखाता है, तो रफनेस नंबर के हिसाब से होते हैं। N1 से लेके N12 तक हम लोगों ने देखा। तो ये सिंगल ट्रायंगल किसको बताता है, N11 टू L20 को। ये उसकी वैल्यूज है 25 माइक्रोन्स या 12.5 माइक्रोन्स। सो इसको एक्चुअल में कितने माइक्रोन्स में बताया जाता है, मतलब क्या है, उसकी आर ए वैल्यू जो है 25 और 12.5 दिखाई गई है। फिर डबल ट्रायंगल से वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से रफनेस फिनिश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो N8 टू N10 को रिप्रेजेंट करते हैं। N10 में दो तरीके के फिनिश होते हैं, मतलब दो अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन को N10 से बताया जाता है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग है। सो अगर N10 और ट्रायंगल सिंगल दिखाया है तो वो वैल्यू अलग आएगी, जो आएगी 12.5 आर ए वैल्यू आएगी। अगर वही N10 वैल्यू के साथ में डबल ट्रायंगल दिखाया है तो वो 6.3 कहलाएगी आर ए वैल्यूज। सो ये आर ए वैल्यूज जो है, ये आर ए वैल्यूज जो होती है वो माइक्रोन्स में होती है। हम लोगों को अगर बताना है तो समझो कि अगर एक सिंगल ट्रायंगल को यहाँ पे दर्शाया है तो सिंगल ट्रायंगल में कितने माइक्रोन्स तक हम लोग एक्यूरेसी को गेन कर सकते हैं या एक्यूरेसी हम लोगों को मिल सकती है सिंगल ट्रायंगल में, तो ये 40 से 80 माइक्रोन तक होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डबल ट्रायंगल्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे डबल ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये डबल ट्रायंगल्स है, अगर हम लोग बात करेंगे उन डबल ट्रायंगल्स की, तो ये डबल ट्रायंगल्स कौन से वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं 16 टू 40 माइक्रोन्स। फिर है ट्रिपल ट्रायंगल्स। ये ट्रिपल ट्रायंगल्स किस वैल्यू को बताते हैं, तो 16 माइक्रोन से कम की जो होती है उनको ये दर्शाता है। इस तरीके से ट्रिपल ट्रायंगल 16 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी को दर्शाता है। फिर जो चार ट्रायंगल्स हम लोग देख रहे हैं वो किसको दर्शाते हैं, तो 16 माइक्रोन से कम की एक्यूरेसी को। सो देखो कि हम लोग अभी तक मिलीमीटर में एक्यूरेसी बोल रहे थे, हर एक इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों को मिलीमीटर में एक्यूरेसी मिल रही थी, लेकिन जब एक्यूरेसी लेवल बढ़ती है, इंस्ट्रूमेंट जो है ये हाई फिनिश्ड हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू जो है हम लोग मिलीमीटर्स में नहीं बता सकते। तो अगर उनको बताना है तो उसको डेसिमल प्लेसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको मिलीमीटर्स में बोल सकते हैं। सो ये
जो सरफेस फिनिश टर्म्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन से या प्रोसेस से, ये सभी वैल्यूज जो होती है माइक्रॉन्स में होती है। मतलब ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट सरफेस को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो ये जो एक्यूरेट सरफेस है उनको मिलने के लिए या वो हासिल करने के लिए हम लोगों को अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और हर मशीन ऑपरेशन को अलग अलग वजह से वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वो पार्ट कहाँ पे फंक्शन करने वाला है और उससे हम लोगों को क्या चीज़ हासिल करनी है उस पार्ट के फंक्शन से, उसके ऊपर ये सरफेस फिनिश जो होते हैं ये सरफेस फिनिश डिपेंड होते हैं, और उसी ग्रेड के हिसाब से उनको सरफेस फिनिश दिया जाता है। इन नंबर्स को या इन ट्रायंगल्स को हमारे जो ड्राइंग्स होते हैं उन ड्राइंग्स के अंदर दर्शाया हुआ रहता है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ये सेमेस्टर में सीखना है। तो आज इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो है सिंबल्स के बारे में, कि इन सरफेस फिनिश सिंबल्स को और उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ड्राइंग के ऊपर। तो उसको दर्शाने के लिए या बताने के लिए इस तरीके के सिंबल को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सिंबल क्या दर्शाता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो, अगर ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए क्या बताता है हम लोगों को, माइक्रोमीटर्स में उसका रफनेस का वैल्यू बताता है। मतलब ए जो है ए लेटर रफनेस वैल्यू बताता है, आर ए वैल्यू इन माइक्रोमीटर्स। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ई लेटर है, इंग्लिश लेटर ई, यहाँ पे इंग्लिश लेटर डी है, ये सभी स्मॉल में है, यहाँ पे बी है, उसके नीचे बराबर सी और ब्रैकेट में एफ बनाया गया है। तो ये ई जो है ये ई क्या है, अभी ये ए जो है ए में आपको यहाँ पे बताया गया है N1 to N12, मतलब N1 से लेके N12 तक की जो भी रफनेस ग्रेड्स है वो वहाँ पे इंडिकेट होगी। जिस हिसाब से आपको फिनिश चाहिए उस पार्ट के ऊपर या जॉब का पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर वो वहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा, और वहाँ पे जो सिंबल है वहाँ पे दिखाया होगा। तो ड्राइंग के ऊपर कितने भी सिंबल्स वहाँ पे दिखाए जा सकते हैं वो डिपेंड करता है उस ड्राइंग को बनाने वाले के ऊपर, और दूसरा ड्राइंग बनाने वाले के ऊपर, और इसके अलावा भी कंपनी को हर एक सेक्शन में, पार्ट के हर एक सेक्शन में या हिस्से में कौन से फिनिश चाहिए। अगर वो अलग अलग फिनिश रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे अलग अलग सिंबल्स आएंगे। एक की जगह पे 2 सिंबल्स हो सकते हैं, 4 सिंबल्स हो सकते हैं, 6 सिंबल्स हो सकते हैं, और एरो से उनको बताया जाता है कि यहाँ पे हम लोगों को कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। तो ए का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया। आर ए वैल्यूज है जो माइक्रोमीटर्स में होती है, जिसको हम लोग माइक्रोन्स में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बी हम लोगों को ये मैन्युफैक्चरिंग जो मेथड है या प्रोडक्शन मेथड जो है उसको बताती है, कौन से टाइप का ये प्रोडक्शन मेथड है। उसके साथ में ही ये बी लेटर जो है ये इसके ऊपर कौन से टाइप का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाने वाला है वो भी वहाँ पे दर्शाता है। तो बी जो है ये बी लेटर की जगह पे वो ट्रीटमेंट आती है या मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होती है। जैसे कि आपने फाइलिंग से इसको बनाया तो वहाँ पे फाइलिंग आएगा या फाइलिंग का कोई सिंबल वहाँ पे दिया जाएगा। सो इंडस्ट्री में इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सी, तो ये है सैम्पलिंग लेंथ को दर्शाती है। सैम्पलिंग लेंथ क्या है ये हम लोगों ने देख लिया था, तो ये सैम्पलिंग लेंथ को इंडिकेट करती है। इसी के साथ में ब्रैकेट में एफ दिया हुआ रहता है। तो ब्रैकेट का एफ जो है तो ये सैम्पलिंग लेंथ आप जब इंडिकेट करोगे तो उसके अलावा वहां पे अगर और किसी टाइप का सरफेस का रिक्वायरमेंट रहेगा या सरफेस फिनिश रिक्वायर रहेगी तो उसकी वैल्यू जो है वहां पे डाली जाती है। मतलब एक ही जॉब में या एक ही हिस्से पे आपको अलग अलग सरफेस की जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग रिक्वायर्ड है, तो वहां पे एफ की जगह पे वो वैल्यू डाली जाती है कि आपको वो सरफेस कौन से टाइप का चाहिए। मतलब एक ए से इंडिकेट किया जाता है तो एफ में क्या लिया जाता है, एडिशनल सरफेस वैल्यूज वहां पे बताई जाती है। अगर आपको एक ही जॉब में या एक ही पार्ट के ऊपर 2 अलग अलग सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड है तो फिर एफ की जगह पे वो दूसरी वैल्यूज डाली जाती है। ए का मतलब क्या है, ये इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ए मतलब प्रायोरिटेबल वैल्यूज, मतलब क्या है कि ये आपको करना ही है पहले, इसके बाद एफ को कंसीडर किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है उसे डी कहा जाता है, लेटर डी से दर्शाया जाता है। तो डी के बारे में मैंने पहले ही बोला था, डी की जगह पे हम लोग क्या दिखाते हैं, तो ले के डायरेक्शन वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर एंगुलर है, मतलब ही क्रॉस ले या एंगुलर ले जिसको कहा जाता है।
या फिर अलग अलग डायरेक्शंस पे आया है, मल्टी डायरेक्शनल है, सर्कुलर ले है या सेंट्रिक ले है या फिर रेडियस वाला ले है, त्रिभुज से चलने वाला ले है, रेडियस मतलब त्रिभुज ना, तो उससे चलने वाला ले है। तो दो वैल्यूज जो होते हैं ये सर्कुलर जॉब के लिए दर्शाए जाते हैं सिंबल्स, और बाकी जो है वो फ्लैट जॉब्स के ऊपर बताए जाते हैं या नॉर्मल फाइलिंग जैसे ऑपरेशंस होते हैं तब तो वहां पे दर्शाए जाते हैं। तो ये जो है डी, ये किसको दर्शाता है, तो ले की डायरेक्शन को दिखाता है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे उसके सामने ही ई है लेटर, ये क्या बताता है कि अगर आप कोई ऑपरेशन मशीनिंग से परफॉर्म कर रहे हैं तो मशीनिंग से परफॉर्मेंस दिया जाने वाला या मशीन से द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला ऑपरेशन जो है उस ऑपरेशन की अलाउंस कितनी है, आपने उसको कितना अलाउंस दिया है जॉब के ऊपर, वो अलाउंस वहां पे दर्शाया जाता है। सो इस तरीके से हम लोग ये जो सरफेस फिनिश को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ड्राइंग के ऊपर किसी सिंबल के जरिए, तो वो सिंबल और उसकी वैल्यूज जो है या नंबर जो लेटर्स है उसके ऊपर दर्शाए गए, उन लेटर्स को या उन लेटर्स की जगह पे कौन सी वैल्यूज आती है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था तो वो था सरफेस फिनिश को रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से सरफेस फिनिश को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सिंपल इंडिकेशन के लिए सबसे पहला यहाँ पे जो दिखाया गया है उस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली इसके लिए सेपरेट नोट बनाई जाती है किसी बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर या शीट के ऊपर, और उसको अलग से नोट के साथ में दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो है ये है मशीनिंग सरफेस सिंबल, तो अगर कोई पार्ट मशीनिंग किया जाने वाला है या मशीनिंग ऑपरेशन होने वाला है तो उसके लिए ये सिंबल इंडिकेट किया जाता है। अगर कोई जॉब मिलिंग ऑपरेशन से बन रहा है तो उसके लिए ये सिंबल दिखाया जाता है कि इस तरीके से लिखाया जाता है कि मिल्ड, मतलब ये मिलिंग ऑपरेशन से परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये सैम्पलिंग लेंथ है 2.5 मिलीमीटर दर्शाई गई है, सैम्पलिंग लेंथ को दर्शाने का ये सिंबल है कि अगर ये वैल्यू डाले तो इसका मतलब है कि सैम्पलिंग लेंथ कितनी है वो बताई जाती है। देखो यहाँ पे मिल्ड है, ये लाइन बड़ी रहती है और यहाँ पे लाइन छोटी रहती है क्योंकि वो सैम्पलिंग लेंथ को इंडिकेट करती है। उसके बाद ये लेक को या लेक का डायरेक्शन जो है वो बताता है, तो ये क्या मतलब है, ये बेस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, और ले का डायरेक्शन मतलब टूल चल के जॉब के ऊपर किस तरीके से बनाया है, तो परपेंडिकुलर जॉब की उस रिप्रेजेंट सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाली एज के साथ में टूल कैसा चला है, तो परपेंडिकुलर चला है, इसके लिए उसको परपेंडिकुलर ले कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ले मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ओके, तो इसकी जगह पे पैरेलल ले भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अगर इक्वल सिंबल आएगा तो पैरेलल ले हो जाएगा। फिर अगर एंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला आएगा, एक्स आएगा तो वो क्रॉस सेक्शन ले हो जाएगा या क्रॉस ले हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर ले बोल सकते हैं, तो एंगुलर ले हो सकता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ले के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं टू द बेस या फिर टू द रिप्रेजेंटिंग एज और साइड ऑफ द सरफेस। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो मशीनिंग अलाउंस बताया गया है, किस तरीके से उसको दर्शाया गया है सिंबल के ये साइड में, मशीनिंग अलाउंस कितना रहेगा वो यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि 2 mm। इसके बाद रफनेस वैल्यू जो है मैक्सिमम टू मिनिमम कितना होता है, तो 6.3 माइक्रोमीटर टू 1.6 माइक्रोमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है। किस तरीके से उनको दर्शाया जाता है वो एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखाया गया। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फिगर नंबर 1 में आपको एक सिंबल अलग से बताया गया है, ये एक स्पेशल सिंबल है। इस सिंबल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है किसी ड्राइंग के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहां से धातु को हटाना निषिद्ध है। मतलब क्या है कि वहां से हम लोग धातु को नहीं हटा सकते या कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, मेटल वहां से नहीं निकलना चाहिए, ये बताने के लिए यह सिंबल ड्राइंग के ऊपर दिया जाता है। इसका मतलब कि आपको वहां पे कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन नहीं करना है, वहां से किसी भी तरह से मटेरियल उस जगह से नहीं निकलना चाहिए। सो ड्राइंग में ये सिंबल जहां भी रहेगा वहां पे हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, ये समझ लेना है। तो ये जो सिंबल है जो फिगर नंबर 1 में दिखाया है, ये क्या हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला है जिससे मटेरियल कट सके या कट के अलग हो सके। मतलब ही धातु उस सरफेस से नहीं निकलना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए। ये सिंबल हम लोगों को ये बात दर्शाता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो अलग अलग ऑपरेशंस देखे थे।
कौन से तरीके से हम लोगों ने सरफेसेस को बनाना देखा, उसके फिनिशिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कौन से टर्म्स है मतलब पार्ट से वो देखे सरफेस फिनिश के। उसके बाद उसके अलग अलग सिंबल्स देखे। ऐसे बहुत सारी चीजें इस क्लास के अंदर, पहले क्लास के अंदर हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि सरफेस फिनिश को मेजर करने का जो तरीका है वो देखा, कौन से यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। लेकिन जहां पे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं तो, या फिर जहां पे हम लोग मेजर कर सकते हैं लेकिन मेजरिंग के अलावा और किसी तरीके से ये सरफेस की फिनिश को हम लोग निहार सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो वो मेथड्स कौन सी है, बाय सिंपल मेथड टू कंसेक्यूटिव मेथड्स, या फिर सबसे हार्डेस्ट चेकिंग की मेथड्स जो है वो हम लोगों ने देखी थी। कौन से थे, तो बाय कंपैरिजन मेथड कंपेयर किया जाता है सरफेसेस को। उसके लिए एक स्पेशल जो फिनिशिंग किए हुए छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं वो लगी हुई एक चार्ट आती है जिसके बारे में आगे जाके हम लोगों को सीखना है, उसके द्वारा उसको कंपेयर किया जाता है। या फिर हाथों के जरिए स्पर्श करके, हमारे हाथों के जरिए स्पर्श करके हम लोग सरफेस के फिनिश को महसूस कर सकते हैं और उससे उसको बता सकते कि वो कैसी है, रफ है कि स्मूथ है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ज़्यादा स्मूथ सरफेस को हम लोग हाथों के जरिए चेक करके नहीं बता सकते या कंपेयर नहीं कर सकते दो अलग अलग सरफेसेस को, तो उसके लिए फिर अलग तरीका है। दूसरा है नॉर्मल आंखों से भी हम लोग देख के बोल सकते हैं, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है सरफेस की रफनेस को चेक करने का। उसके बाद तीसरा होता है स्क्रैच टेस्ट या स्क्रैचिंग। मतलब क्या है कि आप किसी भी पॉइंटेड टूल का इस्तेमाल करके आप स्क्रैचिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड हम लोगों को बताता है कि जितना ज़्यादा रफ साउंड उसका मतलब है वो उतना सरफेस कैसा रहेगा, रफ रहेगा, और जितना साउंड लाइट आएगा उसका मतलब है कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है, स्मूथ बनाया गया है। चौथा जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाने वाला इंस्पेक्शन। फिफ्थ नंबर जो है ये सरफेस को फोटोग्राफ लिया जाता है, मतलब जो सरफेसेस होते हैं उनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे के जरिए, और उन फोटो को फिर जूम करके देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी डलनेस है या कितनी फिनिश की हुई है। फिर उसके बाद माइक्रो इंटरफेरोमीटर रहता है जिसके द्वारा हम लोग और अच्छी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद वॉलॉक सरफेस डायनोमीटर रहता है, उसके द्वारा भी सरफेस को चेक किया जाता है। फिर रिफ्लेक्टिव लाइट इंटेंसिटी रहता है, लाइट को छोड़ के फिर उन सरफेसेस को चेक किया जाता है। ये जो मेथड्स है इनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेसेस को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आती है जिनके द्वारा हम लोग सरफेसेस को चेक कर सकते हैं, जैसे स्टाइलस प्रोब मीटर रहता है या इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको हम लोग स्टाइलस प्रोब के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रोफाइलोमीटर रहता है, उसके बाद टम्बलिंसन सरफेस मीटर रहता है, टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ, या फिर ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जिसको टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ कहा जाता है। इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेसेस को चेक कर सकते हैं। सो ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाले स्पेशल सरफेस चेकिंग या सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके द्वारा हम लोग हायर एक्यूरेसी में उनको चेक कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इनको R&D डिपार्टमेंट में इस्तेमाल में लाया जाता है जहाँ पे हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया जाता है, जहाँ पे उनकी सरफेस की फिनिश हायर रिक्वायर्ड होती है। अगर वो हायर रहेगी सरफेस फिनिश तभी हम लोगों को सबसे बेस्ट मेजरमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब क्या है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और अच्छे तरीके से और ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरिंग का काम कर पाएंगे, और उसकी वजह से वहाँ पे ये जो सरफेस फिनिश को चेक करने वाले स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जनरली बाकी और किसी जगह पे इन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। सो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सरफेस रफनेस के, मतलब कुछ ऐसे गुण जो हम लोगों को या उन सरफेसेस को स्पेशल बनाते हैं, और यही स्पेशल या विशेष सरफेस रफनेस के जो गुण है उनके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करनी है, जैसे कि फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 1 की, तो यहाँ पे एक दिखाया है, फिगर नंबर 2 है उसमें एक दिखाया है, फिगर नंबर 3 में और फिगर नंबर 4 में। तो इनके बारे में हम लोगों को अलग तरीके से सीखना है हर एक टर्म के बारे में, इसीलिए इनको अलग अलग ड्राइंग में बताया गया है जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर हम लोग फिगर नंबर 1 की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में सरफेस रफनेस से रिलेटेड कोई स्पेशल ऐसी रिक्वायरमेंट्स अगर हो और उनको इंडिकेट करना
जरूरी है या दर्शाना ड्राइंग में जरूरी है, तो फिर इस तरीके से उनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यदि फाइनल सरफेस रफनेस स्पेशल ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा बनाई गई है, तो इसको फिगर नंबर 1 में जिस सिंबल से दर्शाया गया है उस तरीके से इंडिकेट किया जाता है ड्राइंग के अंदर। तो ये एक फाइनल सरफेस रफनेस को स्पेशली इंडिकेट करने के लिए इस सिंबल को इस्तेमाल में लाया जाता है विथ इट्स रफनेस वैल्यू। अगर हम लोग फिगर नंबर 2 को देखेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि फिगर नंबर 2 में यहाँ पे इस ड्राइंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज दिखाई गई है और कौन सी प्रोसेस की है क्रोमियम प्लेटेड वो दिखाई गई है। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कब इस्तेमाल में लाया जाता है, तो हीट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जॉब को अलग अलग कंडीशन में वर्क करने के लिए लायक बनाते हैं। जैसे कि उसको हार्ड बनाना है, उसको टफ बनाना है, उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, सीजनिंग करना है, मतलब ऑल सेशन के अंदर वो पार्ट चल सके, हर एक कंडीशन में वो काम कर सके अच्छी तरीके से। तो अलग अलग ये जो हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस है, उन हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को दर्शाने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो A1 दिखाया है, बाद में A2 दिखाया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट जो होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उस प्रोसेस के पहले सरफेस को दर्शाया जाता है दो अलग अलग सिंबल से। तो उसमें से एक सिंबल ऑपरेशन से पहले, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले दर्शाया गया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के पहले क्या होना चाहिए, सरफेस फिनिश कैसा रहना चाहिए वो दिखाया जाता है, उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस होने वाली वो दिखाया जाता है। और दूसरा सिंबल जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद की कंडीशंस को वो दर्शाता है। तो ऐसे A1 और A2 जो हम लोगों को यहाँ पे सिंबल्स के तौर पे दिखाए गए, ये क्या बताते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले या बाद में सरफेस किस तरीके का है और रिक्वायर्ड है, वो ड्राइंग में दर्शाने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 3 दर्शाया गया है। ये फिगर नंबर 3 में यहाँ पे सी करके बताया गया है। सी का इंडिकेशन किसके लिए होता है या वो सी की जगह पे क्या होता है, तो सैंपलिंग लेंथ दर्शाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल्स है या इंडियन स्टैंडर्ड जो रेगुलेशंस है, उसके जो नंबर्स है 3073 1967 की जो सीरीज है, उसके अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अनुसार हम लोगों को अगर सैंपल लेंथ को सिलेक्ट करना है, तो ये सैंपल लेंथ का जो सिलेक्शन वैल्यू होता है या जो भी उसकी एक्यूरेसी होती है सैंपल लेंथ की, वो मिलीमीटर्स या माइक्रोन्स में जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे इंडिकेट होती है, तो ये सी की जगह पे। तो कुछ ड्राइंग्स में एक ही टाइम पे ये सिंबल्स दर्शाए जाते हैं, और ये अगर इंडिविजुअल है किसी पार्ट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि उनको एक स्पेशल वजह से वहां पे क्या करना है, परफॉर्म करना है या प्रोसेस करना है उन सरफेस फिनिश को पाने के लिए या फाइनल फिनिशिंग के लिए। तो इन सिंबल्स को अलग अलग दर्शाने का मतलब वही होता है कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हम लोगों को जॉब के ऊपर रिक्वायर्ड है, इसीलिए इन सिंबल्स को अलग तरीके से दिखाया जाता है। और जहाँ पे कॉमन प्रोसेस है वहाँ पे एक ही सिंबल में ये सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो सैंपलिंग लेंथ हो, चाहे वो ले डायरेक्शन हो, ये सभी इस तरीके से वहाँ पे दर्शाए जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे तो फिगर नंबर 4 में, फिगर नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ले का डायरेक्शन बताने का तरीका दिखाया है। देखो इसके बारे में मैंने कम से कम 2 या 3 बार आप लोगों को बताया है पिछले क्लास में, वही हम लोगों ने यहाँ पे रिपीट भी किया था रिवीजन में। अभी यहाँ पे वापस वही सिंबल दिखाया गया है। तो ये स्पेशल सिंबल यहाँ पे बनाने की वजह क्या है, जो कि फिगर नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल कहाँ पे कौन सी जगह पे लिखाया जाता है, तो यहाँ पे दर्शाते हैं ड्राइंग में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये अभी परपेंडिकुलर ले को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना, ये ले का डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे जो सिंबल होता है वो किसको बताता है, ले का डायरेक्शन को, मतलब टूल जो आपका जॉब के ऊपर चल रहा है वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा। क्या वो एंगुलर डायरेक्शन में चल रहा है, क्या वो पैरेलल चल रहा है सरफेस के साथ में, क्या वो टूल सरफेस की रिप्रेजेंट करने वाली एजेस के साथ में वो परपेंडिकुलर चल रहा है, मतलब 90 डिग्री में वो काम कर रहा है। तो ये हम लोगों को पता चलता है। तो किसी ले का जो डायरेक्शन होता है या दिशा जो होती है, ले की दिशा मतलब टूल को चलने की दिशा, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को या रिक्वायर्ड आउटपुट को पाने के लिए।
तो इसे सरफेस रफनेस के सिंबल से दर्शाया जाता है। इस्तेमाल के ऊपर से ये सिंबल अलग अलग तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं कि आपको किस तरीके का फिनिश रिक्वायर्ड है या सरफेस टेक्सचर रिक्वायर्ड है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑपरेशंस होने के बाद किसी जॉब के ऊपर स्पेशली अलग तरीके का फिनिशिंग देना है तो इसको ड्राइंग में अलग से बताया जाता है। ये जो सरफेस फिनिश रफनेस के जो स्पेशल तरीके से दिखाए जाने वाले कुछ प्रॉपर्टीज है या गुण है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जैसे मैंने बात की थी, हम लोगों को जो देखना है वो है मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश की जो गुणवत्ता होती है या क्वालिटीज होती है, उनको मेजर करने का या चेक करने का जो मेथड होता है, उन मेथड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था उन सभी मेथड्स के बारे में। तो उसमें से जो कुछ बेसिक्स मेथड है उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था बाय कंपैरिजन स्टडी, तो कंपैरिजन स्टडी में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का टूल बनाया गया है या गेज बनाया गया है जिसके अंदर हम लोगों को आरए वैल्यूज दिया जाता है माइक्रोन्स में या माइक्रोमीटर्स में, और वो उसके ऊपर अलग अलग पीसेस को, मशीनिंग किए हुए अलग अलग पीसेस को लगाया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लैट लैपिंग और रिमिंग के थ्रू किया जाने वाला जो ऑपरेशन है उसके अंदर मिलने वाले सरफेस फिनिश को यहाँ पे दर्शाया गया है इन ड्राइंग्स के अंदर। ये लाइन उसके लिए है। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये स्क्वायर ब्लॉक है, पतली वाली पट्टियां है जिसके ऊपर ये स्टील की बनी हुई रहती है, और इन पट्टियों के ऊपर क्या किया गया है, रिमिंग प्रोसेस से इनको बनाया गया है, लैपिंग प्रोसेस से इनको बनाया गया है और इस सीरीज में लगाया गया है। हर एक का आरए वैल्यू जो है माइक्रोमीटर्स में ये अलग अलग है, दर्शाया गया, अलग अलग दर्शाया गया है। इसके बाद ग्राइंडिंग ऑपरेशन से, अलग अलग ग्राइंडिंग ऑपरेशन से मिलने वाले सरफेस फिनिश को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, उनका आरए वैल्यूज दिया गया है। उनके सरफेस फिनिश के टर्म्स को देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल मिलिंग के थ्रू जो हम लोगों को, मतलब मिलिंग के थ्रू जो ऑपरेशंस के थ्रू जो हम लोगों को अलग अलग सरफेस फिनिश मिलते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है इस चार्ट के अंदर। उसके बाद वर्टिकल मिलिंग से मिलने वाले सरफेस टेक्सचर्स को यहाँ पे क्या किया गया है, लगाया गया है। फिर टर्निंग के थ्रू मिलने वाले सरफेस टेक्सचर्स को यहाँ पे लगाया गया है। ये प्लेट्स होती है पतली वाली, 1 mm 2 mm इतनी पतली वाली ये प्लेट्स होती है जिनको मोस्ट स्टैंडर्ड तरीके से मैन्युफैक्चर करके इसके अंदर वो लगाया जाता है और एक चार्ट बनाया जाता है। ये जो चार्ट होता है, इस चार्ट के अंदर हर एक ऑपरेशंस को इंडिकेट किया गया है। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे वो दिखाया है। इसके अंदर फाइलिंग से भी फिनिशिंग जो मिलती है वो भी यहाँ पे होती है। खाली मशीनिंग नहीं, हर टाइप का जो फिनिशिंग हम लोगों को अलग अलग ऑपरेशन से मिलता है उनको इन चार्ट्स के अंदर दिखाया गया है। उसमें से एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आपको समझ में आए। तो ये जो है, ये सरफेस फिनिश को बताने वाला एक टूल है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। मतलब क्या है, जो सरफेस फिनिश हम लोगों ने किसी प्रोसेस से पाई है, जैसे कि हम लोगों ने ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया, तो उसको बाय कंपैरेटिवली हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोगों को इस तरीके का सरफेस फिनिश मिला तो ग्राइंडिंग से, तो उसका वैल्यू कितना है, आरए वैल्यू कितना है, 0.05। तो इसको माइक्रोमीटर में 0.05, तो माइक्रोन्स में इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली माइक्रोन्स में वैल्यू कितना फिनिश का मिला ये हम लोगों को पता चलेगा। इसको कहा जाता है कंपैरेटिव टेस्ट। तो कंपैरेटिव टेस्ट में हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ये चेक करते हैं कि जो ऑपरेशन या जो मशीनिंग प्रोसेस हम लोगों ने इस्तेमाल की है पर्टिकुलर सरफेस फिनिश को पाने के लिए, उसके थ्रू हम लोगों को किस तरीके का सरफेस फिनिश प्राप्त हुआ है या मिला है। ये जो है, ये एक स्टैंडर्ड बॉक्स में आती है जिसके अंदर कुछ जगह पे 20 का सेट होता है फिनिशिंग किए हुए प्लेट्स का, कुछ में 30 का सेट होता है, कुछ में 50 का सेट होता है, किसी में 60 का सेट होता है। तो ये डिपेंड है कि किसी इंडस्ट्री में कौन से फिनिशिंग ऑपरेशन से जॉब को फिनिशिंग दी जाती है या फिनिशिंग टेक्सचर्स दिया जाता है, तो उसको चेक करने के हिसाब से कंपनी जो है ये अलग अलग प्लेट्स वाली जो टूल का या डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। एक टाइप से हम लोगों को कंपेयर करने का काम करती है, सरफेस को हम लोग इनके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये दिखने के लिए सिंपल है लेकिन है महंगा। दूसरी बात है कि इससे हम लोगों को खाली हम लोग कंपेरेटिव कर सकते हैं, जस्ट बेसिक ऑपरेशन जो उनको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों को एग्जैक्ट
सरफेस कितना फिनिश हुआ है ये नहीं बता सकती है। हम लोग कंपैरेटिव मतलब क्या है, तुलना कर सकते हैं। जैसे हम लोग दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, एक मोटा एक पतला है, एक होशियार है एक डफ है, तो उस तरीके से इनके अंदर भी कंपेयर किया जाता है जॉब के सरफेस के साथ में। तो हम लोगों को जो सरफेस मिलता है ये कंपैरेटिवली सरफेस होता है। हम लोग एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि भाई वही सरफेस हम लोगों को या सरफेस फिनिश जो इस गेज के अंदर दिखाई गई है वही हमारे जॉब के ऊपर है। तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जहां पे बेसिक फिनिशिंग रिक्वायर्ड है तो वहां पे इन प्लेट्स के जरिए उन फिनिशिंग को क्या किया जाता है, कंपेरेटिवली चेक किया जाता है या बताया जाता है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि दो मेथड्स होती है, उन दो मेथड्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसको हम लोग हाथों के जरिए चेक कर सकते हैं, इसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हैं और जॉब के ऊपर घुमा के जॉब की स्मूथनेस चेक कर सकते हैं या रफनेस चेक कर सकते हैं। इस मेथड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कंपैरिजन, मतलब आंखों के जरिए देख के बताना, तो इनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो स्क्रैच टेस्ट होती है, स्क्रैच मतलब पॉइंटेड नुकीली कोई चीज ली, जैसे कि हमारा स्क्राइबर हो गया या फिर नीडल हो गया, जिसको हम लोग सरफेसेस के ऊपर घुमा के साउंड टेस्ट देखते हैं, इसके अंदर वो नहीं हम लोग इस्तेमाल करते, क्योंकि इन सभी प्लेट्स के ऊपर ऑलरेडी फिनिशिंग और अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन किया हुआ रहता है। इनके ऊपर अगर हम लोग स्क्रैचेस बनाने के लिए जाएंगे तो ये सरफेस डैमेज हो जाएंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन के दो टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए स्क्रैच टेस्ट जो होती है वो इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं की जाती है, वो डायरेक्टली जॉब के सरफेसेस के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। और स्क्रैच टेस्ट के बाद आने वाला रिजल्ट जो है वो बताया जाता है। उसके लिए दो अलग अलग फिनिश्ड सरफेसेस को लिया जाता है और उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। कुछ लोग इनको सरफेस फिनिश कंपैरेटर प्लेट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको सरफेस फिनिश गेज या गेज प्लेट के नाम से जानते हैं। सो ये जो प्लेट्स होती है जो सरफेस के रफनेस और फिनिश को रिप्रेजेंट करती है, इनको इंडस्ट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनकी जो वैल्यूज है जैसे कि यहाँ पे चार्ट में दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से नहीं देख सकते, तो यहाँ पे चार्ट के अंदर उनको दिखाया गया है कौन से ऑपरेशन से किस तरीके से हम लोगों को क्या मिलती है, सरफेस वैल्यू मिलती है माइक्रॉन्स या माइक्रो मिलीमीटर्स के अंदर। वो वैल्यूज को दिखाया गया है, कौन से ऑपरेशन से बनाई गई है वो उनको दर्शाया गया है, मतलब कौन से ऑपरेशन से हम लोगों को किस तरीके से फिनिश मिलती है वो दिखाया गया। जैसे कि मिलिंग, तो मिलिंग ऑपरेशन दिखाना है तो सिंगल ट्रायंगल दिखाया गया है। मिलिंग ऑपरेशन में जो वैल्यू दूसरी मिलती है वो कौन से डायरेक्शन से दिखाई गई है, तो ये दो सिंबल से आप इस्तेमाल किए गए। सो ये सिंगल ट्रायंगल डबल ट्रायंगल किस तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं वो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर हम लोगों को दर्शाया गया है, जो यहाँ पे हम लोग नहीं देख सकते अच्छी तरीके से इस एक्चुअल फिगर के अंदर। तो जो सरफेस फिनिश गेजेस होती है या टेस्टर्स होते हैं, जिसको टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, या सरफेस रफनेस कंपैरेटर प्लेट्स बोला जाता है या कंपैरिजन प्लेट्स बोला जाता है, वो क्या है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। तो हम लोगों को ये पता चला कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से कंपैरिजन स्टडी में किया जाता है। ओके, इसके जरिए किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं, दो सरफेसेस को चेक कर सकते हैं दो अलग अलग मेथड से, बाय आई के जरिए आई टेस्टिंग मेथड से, या फिर बाय फीलिंग या सेंस मेथड से, टचिंग सेंस मेथड से। सो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे बात, तो ये जानना जरूर है कि हम लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना देखा, तो हाथों के जरिए किस तरीके से चेकिंग की जाती है सरफेसेस की, तो उसको बताने का एक तरीका यहाँ पे है। जैसे कि बाय विजुअल इम्पैक्ट या विजुअल अपीयरेंस, हम लोग आंखों के जरिए देख के उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली उसका जो फिनिश है आंखों से उसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन जहाँ पे आंख हम लोगों को सही तरीके से नहीं देती दिखाई देती है या आंखों के जरिए हम लोग बराबर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसको बाय फीलिंग मेथड से या टच मेथड से हम लोग किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जॉब का जो सरफेस है उस जॉब के सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, हमारी जो उंगलियां होती है या अंगूठा होता है उससे सरफेस फिनिश को क्या किया जाता है, लाइटली सरफेस के ऊपर घुमाया जाता है, और जिससे हम लोगों को रफनेस कैसा है वो पता चलता है। और वही बाद में हम लोग क्या करते हैं, उन प्लेट्स के ऊपर घुमाते हैं, जो ये प्लेट्स यहाँ पे दिख रही है उन प्लेट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। ऐसे घुमाने पे हम लोगों को क्या होता है, ये सरफेस का फिनिश कितना है, कितना रफ है या कितना स्मूथ है, वो उस जॉब के ऊपर बने हुए सरफेस के साथ में क्या किया जाता है, बाय फीलिंग सेंस हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो टच सेंस मेथड है
या फीलिंग मेथड है, उसके थ्रू जॉब को क्या कर सकते हैं या जॉब की सरफेस फिनिश को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये विजुअली भी होता है, और जब विजुअली नहीं होता है तो हम लोग बाय टच मेथड से भी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं या फिर सरफेस को बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये इतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये इतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है। लेकिन जहां पे जनरली हम लोगों को वर्क परफॉर्म करना है प्रोडक्शन हाउस में, और उतनी रिक्वायरमेंट जॉब के ऊपर एक्यूरेसी की नहीं चाहिए, तो फिर वहां पे इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी सभी मेथड्स मैंने आपको बोला था, तो उन मेथड्स जो स्पेशल मेथड्स है चेकिंग के या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, उनको आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक मेथड सरफेस फिनिश को चेक करने की मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, एक्सप्लेन की है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि बाय विजुअल अपीयरेंस भी हम लोग देखते हैं, बाय टच से भी हम लोग वो चेक करते हैं किसी भी जॉब को। तो ये ध्यान में रखना है, ले का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में टूल चला है और जिस डायरेक्शन में उसने ले को क्रिएट किया है, ले मतलब टूल के चलने की दिशा, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लाइन जो है सरफेस फिनिश क्रिएट करते समय बनती है, जो कभी कभी आंखों से दिखाई देती है और कुछ ज़्यादा फिनिश होने पर वह नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देती। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जाता है, अंगुली की जो नाखून होते हैं हमारे, मतलब हमारी हाथों की उंगलियां जो रहती है, उनके जो नाखून होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर सरफेस स्मूथ रहेगा तो नाखून से हमारा जो फ्रिक्शन होने वाला है उन एजेस के साथ में या उन लेस के साथ में वो कम होगा। अगर समझो वो ज़्यादा है तो हमारा जो नाखून है सबसे ज़्यादा वहाँ पे रगड़ खाएगा। ये ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम लोग बाय विजुअली दूसरे तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सरफेस रफनेस वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, जिसको कहा जाता है आरए वैल्यूज, उसको आरए वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो सरफेस रफनेस को माइक्रोमीटर में मतलब म्यू एम सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे म्यू एम करके दिखाया है, मैं आपको यहाँ पे कर्सर घुमा के देख रहा हूँ, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरए वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस रफनेस वैल्यू। ओके, तो उसको माइक्रोमीटर से दर्शाया जाता है। सरफेस रफनेस के लिए जो हम लोग यूनिट्स तय करते हैं या यूनिट्स हम लोगों को सरफेस रफनेस में मिलती है, ये नंबर के जरिए दिखाने के लिए या नंबर के जरिए उनको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरए वैल्यू कहते हैं। मतलब क्या है कि जो रफनेस है उसको दर्शाने के लिए जो हम लोग नंबर्स बताते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरए वैल्यू कहते हैं, और उसको माइक्रोमीटर्स में दर्शाया जाता है उन आरए वैल्यूज को। और ये दो तरीकों से दिखाया जाता है, इनको दो तरीकों से इंडिकेट किया जाता है सरफेस रफनेस वैल्यूज को, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसमें से जो पहला है वो सेंटर लाइन एवरेज मेथड है, जो यहाँ पे दिखाई गई है सेंटर लाइन एवरेज मेथड। उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो सेंटर लाइन एवरेज मेथड है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए या इसको ग्राफ के द्वारा सरफेस के ऊंचे और नीचे जो भी प्लेसेस होते हैं या स्थान होते हैं उनको दर्शाया जाता है। ये ग्राफ में दर्शाते हैं सरफेस के रफनेस को, मतलब ग्राफ के जरिए दिखाया जाता है ऊंचे और नीचे स्थानों को। और ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा तीन टाइप की सरफेस फिनिश जो होती है या रफनेस जो होती है वो दर्शाई जाती है या दिखाई जाती है, जिनको माइक्रोन्स में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं, जिसको माइक्रोन में हम लोग बताते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें से वो तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 में, और उनकी वैल्यूज लिखी है। तो वो वैल्यूज को दिखाने के लिए क्या लिखा जाता है, तो वहां पे CLA लिखा जाता है। CLA का मतलब क्या है, सेंटर लाइन एवरेज। ओके, तो सेंटर लाइन एवरेज मेथड को बताने के लिए वहां पे CLA लिखा जाता है। उसके आगे क्या लिखा जाता है, वो सरफेस फिनिश की ग्रेड लिखी जाती है, N11, जैसे कि N8 दूसरे में लिखा है, तीसरे में अगर हम लोग देखेंगे तो N3 लिखा है, और उसके बाद में आरए वैल्यू वहां पे लिखी हुई रहती है। कितनी आरए वैल्यू है, तो 0.25,
माइक्रोमीटर्स, 1.6 टू 3.2 माइक्रोमीटर सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे तो, चौथे में अगर हम लोग देखेंगे तो 0.1 टू 0.8। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज कैसे बताई जाती है। तो एवरेज सरफेस फिनिश अगर पहले की हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लाइन जो हम लोग देख रहे हैं, ग्राफ जो दिख रहा है पहले में दिखाया गया है, ये ग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे क्या बताया गया है कि एवरेज सरफेस फिनिश जो है, सेंट्रल लाइन एवरेज फिनिश जो है ये कितना है N11, जिसकी एक्यूरेसी वैल्यू कितनी है 0.25 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर्स। या फिर सेकंड अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर जो है उसको नॉर्मली ग्राइंडिंग सरफेस कहा जाता है या जनरल ग्राइंडिंग सरफेस कहते हैं। जनरली हम लोग ग्राइंडिंग से जो हम लोगों को सरफेस फिनिश मिलती है वो, तो ये जो दर्शाई जाती है सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड से, वो CLA का मान कितना दिखाया गया है वहां पे, वो N8 टाइप का फिनिश बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे CLA N8, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड कितना है N8 वैल्यू है। और इसका मान क्या है या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, तो ये 1.6 माइक्रोमीटर से 3.2 माइक्रोमीटर इसकी सरफेस फिनिश को क्या करता है, दर्शाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे थर्ड में, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे थर्ड में, तो इसको क्या बताया गया है, ये लैपिंग या फिर होनिंग सरफेस या लैपिंग या होनिंग जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है उससे मिलने वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उसका इंडिकेशन क्या है, CLA इंडिकेशन N3 है, मतलब सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड कितना है उसका नंबर, तो N3 सरफेस फिनिश यहाँ पे मिल रही है। उसका एवरेज अगर रेशियो बोला जाएगा, RA वैल्यू बोली जाएगी, तो कितनी मिलती है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर तक मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों को सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड से 3 अलग अलग फिनिश हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मेन लाइन मेथड है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे सीखा था। जो हम लोगों ने सरफेस फिनिश के सिंबल्स और टर्म्स के बारे में देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी सीखा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। जिनको उस फिनिशिंग टर्म के बारे में पिछले पता नहीं था, जिसको बताने के बाद समझ में नहीं आया, इसके अंदर से आपको मेन लाइन मेथड जो है ये पता चलेगी। उसको ही क्या बोला जाता है, RMS के नाम से उसको पहचाना जाता है। RMS का मतलब क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इस नाम से भी हम लोग उसको पहचानते हैं और उसको कैपिटल RMS से दर्शाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड या BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो संस्था है, इसके अनुसार सरफेस का जो रफनेस वैल्यू होता है, RA वैल्यू हम लोग जिसको बोलते हैं, ये RA वैल्यू मेन लाइन मेथड जो होती है, जिसको मध्य रेखा विधि कहा जाता है, मेन लाइन मेथड, इसके द्वारा हम लोगों को मिलती है या प्राप्त होती है या पता चलती है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो अनफोल्डेड प्रोफाइल जो होती है, अनफोल्डेड प्रोफाइल मतलब ये हम लोगों को दिखाई दे रही है प्रोफाइल, इसको अनफोल्डेड प्रोफाइल कहते हैं। सो ये जो अनफोल्डेड प्रोफाइल है वो किस तरीके से दिखती है ग्राफ में, तो यहाँ पे इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। ओके, सो ये अनफोल्डेड जो प्रोफाइल होती है उसमें एवरेज लाइन जो होती है, ये एवरेज लाइन से उसको दर्शाया जाता है। तो एवरेज लाइन यहाँ पे दिखाई गई और ये उसको क्या कहती है, अनफोल्डेड प्रोफाइल को दर्शाती है, यहाँ पे जैसे वो दिख रही है। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसका नीचे फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में RMS के नाम से भी जाना जाता है। उसी को मेन लाइन मेथड भी कहते हैं। और इसकी वजह से हम लोगों को कौन सी वैल्यू मिलती है, तो RA वैल्यू जो होती है वो RA वैल्यू मिलती है, जिसके अनुसार हम लोग सरफेस की रफनेस को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स में बता सकते हैं या माइक्रोन्स में बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस रफनेस को किस तरीके से देखा जाता है, उसके कौन से पार्ट्स है, उसका रिवीजन के साथ में उन ग्रेड्स को स्पेशल सिंबल्स के जरिए कैसे दिखाया जाता है, ये सभी चीज़ें इन सरफेस फिनिश के लेसन के अंदर हम लोगों ने सीखी है, जानी है, परखी है। इसकी वजह से हम लोगों को आगे जाके सरफेस फिनिश को अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करना आ जाएगा। इसके साथ में भी
हमारे पास में बुक के अंदर हम लोगों को एक स्पेशल ऐसा चार्ट दिया गया है जो इंडियन स्टैंडर्ड 3073 और 1967 के अनुसार बनाया हुआ है। तो अगर हम लोग उसके अंदर देखेंगे तो हम लोगों को हर एक ऑपरेशन से बाय फाइलिंग मेथड टू लास्ट फिनिशिंग जितने भी ऑपरेशन से अलग अलग ऑपरेशन से जो हम लोगों को सरफेस फिनिश मिलते हैं उन सभी ऑपरेशन को वहां पे क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया है उस चार्ट के अंदर। और उससे हम लोगों को कितनी सरफेस फिनिश वैल्यूज प्रोवाइड होती है या मिलती है ये पता चल जाएगा। उसके अंदर टूल का भी काम सबसे बेस्ट होता है, अलग अलग टूल से अलग अलग टाइप की फिनिश मिलती है, ये भी ध्यान में रखना है। चाहे वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होने दो या चाहे आपका लेथ ऑपरेशन होने दो या फिर मिलिंग ऑपरेशन होने दो, आप जिस तरीके के टूल्स इस्तेमाल करोगे उसको जैसा फिनिश रहेगा, उसकी जैसी एक्यूरेसी रहेगी उसके हिसाब से। मतलब ही सरफेस फिनिश ना ही किसी मशीन के ऊपर डिपेंड होती है ना ही किसी टूल के ऊपर होती है। सो जो आपको पर्टिकुलर फिनिश चाहिए उसके लिए सही तरीके का टूल और मशीन का सिलेक्शन होना जरूरी है, उसी तरीके से टूल और मशीन का रखरखाव होना भी जरूरी है। ये सभी चीजें आपके सरफेस फिनिश वैल्यूज को बढ़ाने का काम करती है। तो माय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यहाँ पे हमारा सरफेस फिनिश मेथड जो है ये सेशन खत्म हो गया, लेकिन इसके कुछ अलग टाइप से जिनके जरिए हम लोग सरफेस फिनिश को चेक करने का काम करते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग तरीके से समझने का और सीखने का काम करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। गुड बाय।